इन सब लोगों ने जो इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी कहाँ पर, यूरोप में, उनके खिलाफ आवाज उठाना चालू किया। और भी जो सिटीजन्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसकी क्या की, डिमांड को क्या कर दिया, तेज कर दिया। इन सारी चीजों के चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो आग है यूरोप में नेशनलिज्म की, वो और तेजी से भड़क गई। नमस्कार दोस्तों, मैं उदेश कुमार तिवारी। तो देखिए, ईयर की अगर मैं बात करूं, मैं क्रोनोलॉजी की बात कर रहा था, तो 1797 में नेपोलियन ने क्या किया, इटली पर क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। ठीक है, तो ईयर में आपको क्या लिखना है, याद रखना है कि नेपोलियन ने क्या किया, 1797 में इन्वेड कर लिया किसको, इटली को। जब इटली को इन्वेड करेगा तो क्या होगा, चीजें थोड़ी सी बिगड़ेंगी। अब उसके चलते क्या हुआ, 1814 और 15 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होती है, नेपोलियन की हार। और यहीं से एक ट्रीटी का जन्म होता है, दैट इज ट्रीटी ऑफ वियना। यहां से भी आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ट्रीटी ऑफ वियना, कब हुई, तो 1815 में। तो ये दोनों पॉइंट पहले आप नोट करें, बहुत ही तेजी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चल रहे हैं, 1797 पर 1814 से 15। ठीक है, नोट करें फटाफट। देखिए, कई सारे नेशंस को, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया ही था कि यूरोप के कई सारे जब नेशनलिज्म की भावना आई, और उसमें एक शब्द है दैट इज, जो मैंने आपको बताया था, रोमेंटिनिज्म, उसके थ्रू लोगों में क्या हुआ, नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई। तो कई सारे देश, जैसे फॉर एग्जांपल इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ग्रीक हो गया, इसके बाद आपका प्रूशिया हो गया, कई सारे देशों में जो अपना नेशनलिज्म की भावना है, अपना एक अलग से नेशन स्टेट बनाने की भावना वहाँ पर पैदा हुई। ठीक है, तो जैसे दो चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना ही है, एक तो जर्मनी और इटली के बारे में, गुस्पे मेज़नी के बारे में पढ़ना है, और ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन भी शायद मैंने गुस्पे मेज़नी के बारे में लिखवाया हुआ कि नहीं लिखवाया, हाँ देखिए लिखवाया हुआ इटली। ठीक ठीक, चलिए 1821 में क्या हुआ, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देखिए, बिल्कुल ऐसे नोट करते चलिएगा चीजों को। ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन, मतलब जो ग्रीक के लोग थे उन्होंने अपने आप को आजाद कराने के लिए जो स्ट्रगल है उसको क्या कर दिया, उसकी शुरुआत कर दी। द नेक्स्ट ईयर देखिए 1821 में ग्रीक के लोगों ने स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए। अब देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप इस डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, समझिए कैसे। देखिए, बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या बोला मैंने, बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब फ्रांस की क्रांति से पहले जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। सबसे पहली जो स्टेट थी उसको हम बोलते थे कलर्जी, सेकेंड वन इज नोबेलिटी, एंड द थर्ड वन इज कॉमनर्स। अब देखिए, सारी की सारी चीजें यहीं से मैं भी आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। कैसे एक्सप्लेन होंगी समझिए। कलर्जी मतलब टॉप लेवल क्लास, जिनको हम पादरी बोलते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन सोसाइटीज में बाई बर्थ
बर्थ के हिसाब से इनके पास राइट्स हैं। नोबेलिटी, जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे, राजा वगैरह जो होते थे वो नोबल्स होते थे, उनके पास भी बाई बर्थ राइट्स है। बट अगर मैं कॉमनर्स की बात करूं, यहां पर कॉमनर्स में कौन कौन? लैंडलेस फार्मर, आर्टिशन, डेली वेज वर्कर्स, ये सारे लोग थे। अब एक्चुअली में होता क्या था, इन दोनों की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है? मिनिमम है। बट द पावर एंड द मनी कंट्रोल इज वेरी हाई इन द सोसाइटी। क्या समझा रहा हूं? इन दोनों की संख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कम है, बट द पावर एंड मनी में जो कंट्रोल है वो क्या है? हाई है। बट यहां पर अगर आप जाएं, द पॉपुलेशन इज हाई, पॉपुलेशन क्या है इनकी? बहुत ज्यादा है, बट द पावर एंड मनी कंट्रोल इज वेरी लेस। ठीक है, इतना नोट डाउन करें आप। तो देखिए, पावर एंड मनी का कंट्रोल इनके पास कम, बट पॉपुलेशन इनकी हाई। तो देखिए, यहीं से देखिए, मैं बार बार आपको एक ही चीज कहूंगा, जब भी रेवोल्यूशन होगा किन्हीं दो के बीच में होगा, एक हैव क्लास एक हैव नॉट क्लास। यहां पर हैव क्लास कौन है? क्लर्जी एंड नोबेलिटी। मैक्सिमम चंक ऑफ द पावर एंड द मनी कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ क्लर्जी एंड नोबेलिटी, एंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन फॉर कॉमनर्स, बट द राइट्स, बट द पावर्स, बट द मनी कंट्रोल इज वेरी लेस. So the have class is clergy and nobility and the have not class is commoners. So for the virtue of money, for the virtue of political influence, for the virtue of money control, power control, for the virtue of rights, commoners became revolutionaries. मतलब वो क्या बन गए? विद्रोही बन गए और उन्होंने क्या किया? फ्रेंच रेवोल्यूशन किया. ठीक है, तो ये ओवरऑल पॉइंट है. इस पॉइंट को पहले पूरा आप नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूं फ्रेंच रेवोल्यूशन में किन किन लोगों ने कैसे कैसे हिस्सेदारी ली थी. अभी जो पीछे मैंने एक्सप्लेन कराया इसीलिए आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि उन चीज़ों का यहाँ पर यूज़ होना है. देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर जो आर्टिशन है, तो मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ. यूरोप में जो आर्टिशियंस हैं, लैंडलेस फार्मर हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, क्योंकि भाई उस समय तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है. इन सब लोगों ने जो इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी कहां पर? यूरोप में, उनके खिलाफ आवाज उठाना चालू किया. उसके अलावा क्या हुआ, और भी जो सिटीजन्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसकी क्या की? डिमांड को क्या कर दिया? तेज कर दिया. इन सारी चीजों के चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो आग है यूरोप में नेशनलिज्म की, वो और तेजी से भड़क उठी. ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट करें. फिर देखिए क्या हुआ.
और छोटे छोटे जो स्टेट थे यूरोप में, ठीक है, जैसे इटालियंस हो गए, जर्मनी हो गए, चेक रिपब्लिक वगैरह, इन लोगों ने क्या डिमांड की, अलग नेशन स्टेट बनाने की क्या करने लगे, डिमांड करने लगे। तो इन सब चीज़ों के चलते बहुत तेज़ी से यूरोप में जो नेशनलिज्म की भावना है बहुत तेज़ी से फैली। ठीक है, इसके बाद आपको दो चीज़ें और पढ़नी होंगी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड द नेक्स्ट वन इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इनमें भी लीडर्स के नाम जैसे गुस्पे मेज़नी है, इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इतना हो गया, इतना नोट कर लिया आपने। हाँ, इसका ईयर जो रहेगा ये भी ईयर आपको पता होना चाहिए। ठीक, इतना नोट डाउन करें पहले, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। ठीक है, टिल 71 कर लें क्योंकि यहाँ पे फाइनलाइज हुआ था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने। चलिए अब क्वेश्चंस कराएंगे और उसी के साथ इस क्लास को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। भाई ये देख लीजिए पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, बट मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस क्या प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट आपको आंसर में लिखने हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले तो आप चारों क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से रीड करें, रीड ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं। देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट नेशनलिज्म। देखिए मैंने आपको जब शायद पहली या दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था दो तीन चीजें, उन्हीं से पूरा आंसर लिखा जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक तो यूनिटी की बात की थी, सेल्फ आइडेंटिटी की बात की थी कि नहीं की थी, बताएं थोड़ा सा। और क्या बात की थी नेशनलिज्म में, ठीक है, इनके ऊपर बात की थी मैंने। तो देखिए क्या पॉइंट क्या लिखना होगा, जो जो से मेजर्स टेकन किए गए कैसे लिखेंगे, द मेजर्स टेकन बाय द फ्रेंच revolutionaries to create nationalism were, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, to establish central laws। ठीक, सेकेंड पॉइंट, to form a national flag and national anthem। ठीक है, ये दो पॉइंट नोट करें, एक पॉइंट और नोट कराना है, वो फटाफट नोट कराता हूं आपको, जल्दी करिए। इस पॉइंट को मैं कहाँ लिख दूं, ऊपर लिख दूं, ऊपर ही लिख देता हूं तीसरे पॉइंट में। टू इंट्रोड्यूस अ कॉमन लैंग्वेज, क्या इंट्रोड्यूस कर दें, कॉमन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन ये खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए, टू फ्यूचर नेपोलियन कोड के सबसे पहला उसने क्या किया था, प्रॉपर्टी राइट्स को इंट्रोड्यूस किया, है ना। और क्या किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको क्या किया, मजबूत किया, उसमें जो भी खामियां थी उनको अच्छा किया। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्या किया, जो प्रिविलेज राइट्स थे, मतलब राइट्स ऑन द बिहाफ ऑफ बर्थ, ऑन द बिहाफ ऑफ बर्थ, इनको क्या कर दिया उसने, खत्म कर दिया, एबोलिश कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, दो फीचर हो जाएंगे नेपोलियनिक कोड के। क्लियर, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसने क्या किया, क्या किया इसने, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया किसको, टैरिफ बैरियर्स को। मतलब जो जर्मन स्टेट के बीच में जो टैरिफ बैरियर होता था, जो व्यापार करते समय जो बैरियर, जो रुकावट होती थी, जो टैरिफ्स की वजह से दिक्कत होती थी, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। 2 नंबर या 3 नंबर पूछेगा, यही पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा उसने क्या किया, जब टैरिफ बैरियर कम हो गया तो क्या कर दिया इसने, इट इनहेंसेस द इकोनॉमिक यूनिफिकेशन as well as political यूनिफिकेशन among the states। ठीक है, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन किया, मतलब एक दूसरे की, जर्मन स्टेट के बीच की जो इकोनॉमी है, उनके बीच में जो ट्रेड हो आसानी से हो सके, उसको यूनिफाइड किया। जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है उसमें भी अपना रोल अदा किया। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कुस्पे मेज़नी इन इटली। ठीक है, इसको नोट करें, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, देश में, किसी भी देश में जो, अगर आप अभी जब मैं आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊंगा नेशनलिज्म इन इंडिया, तो देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो हो गए गांधी जी टाइप, देखिए मैं गांधी जी की यहाँ पर अच्छाई की बात कर रहा हूँ, और दूसरे हो गए चंद्रशेखर आजाद टाइप या सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को ले लें, या भगत सिंह की मैं बात करूँगा, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की राइवलरी आपको पता ही होगी। ऐसा कहा जाता है और मेरा भी यही मानना है, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, कि अगर 1931 में गांधी जी ये चाहते, व्हेन द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, अगर उस समय चाहते तो हो सकता था शायद भगत सिंह को फांसी ना मिलती, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते हमारे भारत के लोगों ने गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें जब आएंगी तो मैं बताऊंगा वहाँ पर, वो अलग चीज़ है। तो उन्हीं एक तरीके में से जो भगत सिंह वाली जो भावना है वो थी किसके अंदर, गुस्पे मेज़नी के अंदर। और उसका कहना था, इसी की वजह से उसने जो पॉइंट आपको लिखने होंगे मैं वहाँ पर लिखा रहा हूँ, ही फाउंडेड, क्या फाउंड किया था उसने, फाउंडेड अ सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। क्या नाम था उस सोसाइटी का, यंग इटली। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जिसमें आपको लिखना होगा, क्या कर दिया उसने, एबॉलिस्ट कर दिया, किसको, जो मोनार्कियल सिस्टम था उसके क्या था, वो बहुत खिलाफ था, एबॉलिश मोनार्की। और क्या किया, टेक रेवोल्यूशन फॉर
इंडिपेंडेंस ऑफ इटली, और इटली को क्या बनाया, एक नेशन स्टेट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो पीवाईक्यू थे मैंने आपको वो भी बताए, जो पॉइंट थे, जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझाया। आकाश सर के द्वारा कुछ आपको चीज़ें बताई गई, कुछ मेरे द्वारा। तो ये जो ओवरऑल क्लास रहेगी, इस पर मैं आपका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहूँगा। मतलब आप ही हमारे वो कह सकते हैं इंस्पायरेशन हैं, आप ही हमारे वो प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनसे हमें लगातार मेहनत करने की जो भावना है, जो हमें लगातार लगे रहने की जो इच्छा है, जो प्रकट होती है, जो हमारी ऐसा मंशा होती है, वो इसी के थ्रू आती है। ठीक है, तो हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।